जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम कवर करेंगे पार्ट 2 को। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वहाँ पर हमने पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया था। पहला था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा था यूपीएससी के रिगार्डिंग, थर्ड था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, और फोर्थ था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में और भी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बाकी जो नेशनल कमीशन हमारे बन रखे हैं एससी एसटी या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। बाकी मैंने ये 3 को भी आपको बताया था, जैसे स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश कर रखा है आर्टिकल 148 के तहत। और जो सीएजी होता है इसको एक तरह से गार्डियन बोला जाता है ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी होती है, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओथ भी प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करते हैं। टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज होती है। ये रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और या फिर इन्हें रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही। रिमूवल कैसे होता है? ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। और जो सैलरी होती है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मतलब यहाँ पर एक तरह से है कि नॉट सब्जेक्ट टू वोट, वोटिंग नहीं की जाती इस चीज़ पे। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर गवर्नमेंट ऑफिसेज, मतलब एक बार अगर रिटायरमेंट हो गई आपकी तो आप गवर्नमेंट के लिए और ऑफिसेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ एंड पावर्स को मेंशन कर रखा है, जैसे कि हमारे आर्टिकल 149 में जो सीएजी होते हैं वो ऑडिट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, जिसमें कि सारी रिसीट्स हो गई, एक्सपेंडिचर हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इंक्लूड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, उनकी रिसीट और उनके एक्सपेंडिचर्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं अंडर कंपनीज एक्ट। फोर्थ है हमारे पास डिफेंस एंड रेलवे के अकाउंट हो गए, या फिर वो अथॉरिटीज़ जो कि रिसीव करती हैं गवर्नमेंट फंड को। लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें भी ऑडिट किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट हो तो। की पॉइंट की बात करें तो जो सीएजी है वो पोस्ट ऑडिट करते हैं, मतलब आफ्टर एक्सपेंडिचर के बाद ऑडिट किया जाता है, मतलब पहले ऑडिट नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट्स दे रखी हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 150 में देखें तो सीएजी हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर्म ऑफ अकाउंट्स यूनियन और स्टेट्स के लिए, जैसे कि ये 3 तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू, कैपिटल और पब्लिक अकाउंट। फिर आता है आर्टिकल 151, जहाँ पे जो सीएजी हैं वो सबमिट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स किसे? प्रेसिडेंट को, वो आगे करते हैं पार्लियामेंट में, फिर ये करते हैं गवर्नर को, ये आगे देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। रिपोर्ट्स है जो उनको एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। और जो सीएजी उन्हें एक तरह से वॉच डॉग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंसेस का, और गार्डियन बोला जाता है पब्लिक पर्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोल्स एंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, ठीक है। रोकते हैं मिस यूज़ ऑफ पब्लिक मनी को, मतलब पब्लिक मनी को आप मिस यूज़ नहीं कर सकते। सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल को ओवर फाइनेंसेस। तो यहाँ पर क्विक समरी दे रखी है। पहला है आर्टिकल 148, जहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस के बारे में बात है। फिर आता है आर्टिकल 149, जहाँ पर ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में है, ऑडिट पावर्स के बारे में। 150 में है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में, और 151 है लेइंग ऑफ रिपोर्ट्स, कहाँ पर? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेन्योर बता रखा है 6 ईयर्स का। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होता है, और जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें एग्जामिन कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटीज़। और जो हमारे करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है? के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आता है आर्टिकल 76 में, जिन्हें कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये आते हैं यूनियन के अंडर। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जैसे कि 5 ईयर्स हाई कोर्ट के जज और 10 ईयर्स हाई कोर्ट के एडवोकेट, या फिर एक तरह से एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, अथोराइज किया जाता है आपको, तब तक आप वहाँ पे रह सकते हो, बट रिज़ाइन आप कभी भी दे सकते हो। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, किसी भी लीगल मैटर पे अपीयर करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल में जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न है।
नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट करना इंडिया को इंटरनेशनल लीगल मैटर्स पे, ठीक है, परफॉर्म करना कोई भी लीगल ड्यूटी जो कि असाइन करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इनके पास कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी दे रखे होते हैं, जैसे कि पहला है हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, मतलब ये एक ऑडियंस के रूप में जा सकते हैं किसी भी कोर्ट में, ठीक है। हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो इनके पास राइट टू पार्टिसिपेट भी होता है, बोल सकते हैं पार्लियामेंट में बट वोट नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इनके पास, जैसे कि एडवाइस नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरह की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकते हैं बट अगेंस्ट नहीं कर सकते। शुड नॉट डिफेंड एक्यूज इन क्रिमिनल केसेज विदाउट परमिशन, आप किसी भी एक्यूज को डिफेंड नहीं कर सकते। आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते पोजीशन जो कि एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अराइज करती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, नेचर ऑफ ऑफिस, ये एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते बट लीगल एडवाइज़र होते हैं, काम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्विक समरी है यहाँ पर, आर्टिकल 76 दे रखा है। स्टेटस क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, कभी भी रिमूव किया जा सकता है। रोल की बात करें तो लीगल एडवाइज़र होते हैं और गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। और राइट्स क्या होते हैं इनके पास, टू स्पीक इन पार्लियामेंट, कोई भी वोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो आता है आर्टिकल 165 में, ठीक है। ये होते हैं ही और शी इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो ये स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जैसे कि अटर्नी जनरल होते हैं यूनियन लेवल पर। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना अटर्नी जनरल के बारे में अभी, वहाँ पर जो सारी चीज़ें दे रखी थी वो यूनियन लेवल के अकॉर्डिंग थी, और यहाँ पर क्या होगा, स्टेट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब वहाँ पर प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है। और क्वालिफिकेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर रहे थे हम, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के अकॉर्डिंगली है। मतलब एडवोकेट रहने चाहिए वो 10 ईयर्स, या फिर जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए उनके पास 10 ईयर्स के लिए। होल्ड कर सकते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, वहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर की बात थी। टेन्योर फिक्स नहीं होता, रिजाइन दे सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस भी सेम होते हैं इनके, ठीक है, बट इनके होते हैं एडवाइस करना स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे, परफॉर्म करना लीगल ड्यूटीज़ जो कि गवर्नर असाइन करते हैं, अपीयर होना ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में। राइट्स एंड प्रिविलेजेस देखें तो इनके पास भी वही होते हैं। राइट टू स्पीक होता है, पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बाई कैमरल होती है तो। वोटिंग का जो अधिकार है यहाँ पर इनके पास भी नहीं होता। लिमिटेशंस भी सेम है, ठीक है, एडवाइस नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्यूज को, ठीक है, विदाउट परमिशन। और ये अवॉइड करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई और गवर्नमेंट ऑफिस को ये होल्ड नहीं करते। तो यहाँ पर क्विक समरी मेंशन कर रखी है, आर्टिकल 165 में बताया गया है। अपॉइंट करते हैं गवर्नर, क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबल होने चाहिए टू बी हाई कोर्ट जज। टेन्योर की बात करें तो प्लेजर ऑफ गवर्नर, और अगर रोल की बात करूँ तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। और जो राइट्स होते हैं वो बताते हैं कि कैन स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर, नो वोटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो आता है आर्टिकल 338 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस की बात करें तो इनके पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक तरह से इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, सारे सेफ गार्ड्स को जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इंक्वायर करना, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आती हैं इनके राइट वायलेशन के लिए, एडवाइज़ करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के रिगार्डिंग, प्रेजेंट करना एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को देना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना इन प्लानिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। हैज़ पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की भी पावर होती है, जैसे सम्मन करना, एग्जामिन या फिर रेक्विजिशन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आता है हमारे आर्टिकल 338A में, जिसको क्रिएट किया जाता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। मतलब इसी को आगे बाइफरकेट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। अभी जो इसकी कंपोजिशन है वो भी सेम है, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करें तो ये भी सिमिलर होते हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि बात होती है शेड्यूल ट्राइब्स की।
तो पहला है प्रोटेक्ट करना इन्हें, ठीक है, मॉनिटर करना, सेफ गार्ड्स कुछ प्रोवाइड करने इनके लिए, इन्वेस्टिगेट करना जो कि वेलफेयर इश्यूज चल रहे हैं और ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहे हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना इनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बाकी ये ओवरसाइट देते हैं ट्राइबल लैंड राइट्स के बारे में, फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइब्स के बारे में, और इम्प्लीमेंट करना पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसमें कि है हमारा आर्टिकल 338B। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। पहले क्या था, एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी थी 1993 में, उसके बाद इसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है। कहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है आर्टिकल 338B। कंपोजिशन की बात करें तो सेम है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर्स हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट की जाती हैं, और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से वो की जाती हैं क्रिएटेड बाय लॉ। कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक है, लॉ पास करके, या फिर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं वो, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल ऐड कर देते हैं। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो एग्जामिन करना कंप्लेंट जो कि बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके आती हैं, एडवाइस करना गवर्नमेंट को वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है, कुछ सेफ गार्ड्स को मॉनिटर करना, सबमिट करना एनुअल रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को। तो सेम ही होते हैं, सिमिलर ही फंक्शंस होते हैं इनके भी। स्पेशल रोल आफ्टर 102nd अमेंडमेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो ही नोटिफाई करते हैं सेंट्रल लिस्ट ऑफ जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिलेट करती है, और ये जो कमीशन है वो एडवाइस करता है एडिशंस और रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट, मतलब किन लोगों को अदर बैकवर्ड क्लासेस में डालना है या फिर रिमूव करना है। तो इन तीनों के लिए क्विक समरी है। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है वो है हमारा आर्टिकल 338 में, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है पहले से ही, प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स को और सेफ गार्ड्स को। बट ये जो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में वो आता है हमारा आर्टिकल 338A में, 89th अमेंडमेंट की गई थी 2003 में, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लैंड और फॉरेस्ट राइट्स को, उनके जो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए 338B। इसको ऐड किया गया था 102nd अमेंडमेंट 2018 में, जो कि ओबीसी की क्लासिफिकेशन और वेलफेयर के लिए काम करता है। आगे है हमारे पास स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अभी इसको ऐड कर रखा है आर्टिकल 350B में, जिसको ये एक तरह से स्पेशल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि सेफ गार्ड किया जा सके जो कि लिंग्विस्टिक राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करें तो इनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना सारे मैटर्स जो कि रिलेट करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। तो बाकी यहाँ पे सेकंड मेंशन कर रखा है कि जो स्टेट्स हैं वो फॉलो कर रही हैं प्रोविजंस को या नहीं, तो ये भी स्पेशल जो ऑफिसर हैं वही देखते हैं। यूज़ ऑफ मदर टंग इन प्राइमरी एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में मिल रही हैं। बाकी सबमिट करना एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो इसके बाद आता है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जो कि हमारी ऐड की गई थी आर्टिकल 279A में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एस्टैब्लिश की जाती है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। आर्टिकल कौन सा है, 279A, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, जिसको चेयर कौन करते हैं, एक तरह से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यही होते हैं एक तरह से चेयरपर्सन, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स हो गए, यूटीज विद लेजिस्लेचर, वो भी मेंबर्स होते हैं। बाकी जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट के मिनिस्टर्स में से। वोटिंग सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जीएसटी काउंसिल होती है वो एक तरह से यूनिक वेटेड वोटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, मतलब जो सेंटर की वोट होगी उसका जो वेटेज होगा 1/3 होगा, स्टेट्स का कलेक्टिवली 2/3 वेट माना जाता है, और जो डिसीजन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 75% मेजॉरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स। ये एक तरह से इंश्योर करती है कि जो सेंटर है वो अकेली डोमिनेट नहीं कर सकती, बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी कलेक्टिवली डोमिनेट नहीं करेंगी। मतलब यहाँ पे क्या एक तरह से प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्या होते हैं, ये एक तरह से रेकमेंड करते हैं जीएसटी मैटर्स को, जैसे कि टैक्सेस की बात होती है अंडर जीएसटी, एक्साइज हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी रेट्स बताए जाते हैं, स्टैंडर्ड रेट हो गया, लोअर, हायर और एग्जम्पशंस होगी,
बाकी मॉडल जीएसटी लॉज होते हैं जैसे कि हमारे पास है CGST, SGST, IGST लॉज। तो बाकी यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बता रखी हैं स्टेट्स के लिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फंक्शन, तो जो काउंसिल होती है वो भी एक तरह से रेकमेंड करती है मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो कि सेंटर और स्टेट्स में चल रहे हों या फिर अकेले स्टेट्स में ही हो। थर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट और या फिर जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के बीच हो। पावर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल में क्या आता है, एक तो आता है इनके पास रिकमेंडेटरी पावर, कि जो जीएसटी काउंसिल है वो रेकमेंड करती है, ठीक है। स्टेट्स एंड सेंटर यूजुअली फॉलो करते हैं रिकमेंडेशंस को, बट ये कन्वेंशन बेस्ड होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती है। पावर टू हार्मोनाइज जीएसटी रेट्स, इंश्योर करती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ जीएसटी अक्रॉस इंडिया, मतलब सिमिलर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक तरह से। प्रिवेंट करती है कि आर्बिट्ररी टैक्सेशन नहीं लगा सकती हैं स्टेट्स। वर्किंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, मतलब ये कैसे काम करती है। मीटिंग्स की बात करें तो मस्ट मीट एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार मीटिंग होती है। एजेंडा डिसाइड करते हैं चेयरपर्सन। और अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ये बेस करती है कंसेंसस पे, ठीक है। वोटिंग की ज़रूरत पड़े तो 75% वेटेड अप्रूवल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि आता है हमारा पार्ट 9B में। आर्टिकल्स हमें मिलते हैं 243ZH से लेके 243ZT तक। ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, जिसका एम था स्ट्रेंथन करना डेमोक्रेटिक, ऑटोनमस और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग होती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पार्ट 9B है वहाँ पर प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव्स बताया गया है। और जो हमारे पास है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, यहाँ पर है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। आर्टिकल 43B की बात करें, स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स की बात की गई है। मतलब देखा जाए तो एक तो हमें फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में मिलता है और एक हमें मिलता है DPSPs के बारे में, तो ये दोनों मेन हैं। तो ये जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, हमें वैसे हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, मतलब ज़्यादातर इन आर्टिकल्स के बारे में नहीं आता है, बट आप इसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि ZH में हमें डेफिनेशंस के बारे में मिलता है, ZI में फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन रूल्स के बारे में, बट ये काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अगर आपको डिटेल में पढ़ना होता है तब। वैसे अगर आप इसको एक तरह से गो थ्रू भी हो जाएंगे तब भी इनफ रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।